Hello everyone, what's up? Welcome back to Clarify Knowledge and this is the lecture 3 of the WTF series। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का तुम्हारा सेकंड चैप्टर है एंड ये चैप्टर भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी क्या कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में चीजें बताता है कि वहाँ पे कैसे लाइक रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद से क्या नेशनलिज्म बढ़ता जाता है इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो बेसिकली हु इज द एजुकेटर? आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज एंड होस्ट ऑफ नेक्सस चैनल। अगर तुम लोग नेक्सस चैनल के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ। नेक्स्ट चैनल इज अ न्यू वेंचर बाय क्लैरिफाई नॉलेज। इस चैनल में बेसिकली हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड सारी नई टिप्स, स्ट्रैटेजी एंड काफी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला रहे हैं। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे भी ऑसम कंटेंट काफी ज्यादा आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो ये तुम्हारा सिलेबस है। सिलेबस तुम ऑलरेडी जानते होगे, नहीं जानते हो तो अपने बार क्या कहते हैं सिलेबस से मैच कर लेना और एक बार देख लेना। लेकिन यही सिलेबस तुम्हारा मैंने इसमें स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले फैक्टर आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। द मेन एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया वाज टू प्रमोट देयर ओन ट्रेड इंटरेस्ट। They exploited the Indian economy to such an extent that India became one of the poorest country within 2 centuries of British rule. The following section of Indian societies were impacted by this policy। देखो भाई, ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी ना, उसमें इंडिया में होता है कि वो अपनी ट्रेड के इंटरेस्ट को उनको प्रमोट करना था। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, इतने ज्यादा उनके लाइक पैसे उड़ाए इंडिया की पूरी। ठीक है, इंडिया उनके क्या कहते हैं रूल के अंदर सबसे पोरेस्ट कंट्री बन गई थी। ठीक है, आज में जो मेन चीजें जो इम्पैक्ट हुई थी वो हुए थे पीजेंट्स हुए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहता है उनकी जो लैंड है ना, उन पे काफी ज्यादा हैवी टैक्सेस लाइक इम्प्लाई करे थे। ठीक है, आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन था, तो उनकी जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी थी ना, ब्रिटिश ने क्या किया था इंडियन टेक्सटाइल और उनके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश के गुड्स जो इंडिया में एंटर करे थे उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी। ठीक है, मगर जो क्या कहते हैं इंडियन गुड्स जो ब्रिटेन में जा रहे थे उन पर काफी ज्यादा तगड़ी इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी। इस वजह से आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे। ठीक है, working class, the establishment of industries gave rise to the working class in India. The working class was exploited by factory owners who were generally Englishmen. Extremely low salaries were paid to factory workers। जितने फैक्ट्री वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको काफी ज्यादा लो सैलरी आती है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस हुआ था। ठीक है, और एजुकेटेड इंडियंस का भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। वो देखते कैसे हुआ था। The educated Indians were not appointed to higher posts. High posts in civil and military services were only reserved for the British. Their chances of promotion were also weak. As a result, the Indian educated Indians began to feel alienated by the British। बेसिकली यही चीज है, जितने भी एजुकेटेड इंडियंस है ना, जिन्होंने लाइक मास्टर्स करी हुआ कुछ भी करा हो भाई, उनको कोई भी हाई पोस्ट में मतलब वही रखा ही नहीं जाता। ठीक है, जितने भी हाई पोस्ट में थे सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में, उसमें ब्रिटिशर्स को ही रखा जाता है। इंडियन को जितने भी एजुकेटेड इंडियंस है उनको एक्सप्लोर करा जाता है बहुत तगड़े लेवल पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव पॉलिसीज फॉलोड विद द ब्रिटिश फ्यूल्ड नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। दीज वर, देखो कुछ रिप्रेसिव पॉलिसीज थी जो कि ब्रिटिश क्या कहते हैं ना फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म फ्यूल हुआ था, जिनके अंदर उनकी फीलिंग आई थी कि भाई अब इंडिया को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, अ ग्रैंड दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड लाइटन in Delhi in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Okay, a great famine also broke out in Bengal at this time. While million of rupees were spent at the Grand Darbar, nothing was done to help Indians suffering from famine। देखो क्या हुआ था ना, लॉर्ड लाइटन जिस दिन दिल्ली में 1877 में जब क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक एक बढ़िया सा ग्रैंड दरबार सजाया। ठीक है, और उसी टाइम पे बंगाल में क्या हुआ था, फेमिन आ गई थी। ठीक है, मतलब सूखा वूखा पड़ गया था, वो होता अकाल आ गया था। ठीक है, तो उसके से क्या हुआ वहां पे भाई, सोचो लाखों करोड़ रुपए खर्च करेगा ग्रैंड दरबार को सजाने में। ठीक है, मगर इंडिया से हेल्प करने में 1 रुपए भी वहां खर्च नहीं करेगा। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनल जगह भाई ये क्या हो रहा है भाई, हम ही लोग की कंट्री में हम ही लोग को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व्हिच वाज पास इन 1878 बाय लॉर्ड लाइटन empowered the government to confiscate newspaper if they print against anything against the British government। The act was later replaced by Lord Ripon। देखो भाई, ये होता है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, लॉर्ड लाइटन ने डाला था। ठीक है, कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी पोस्ट हो भाई, वो पेपर से वो चीज कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी और उस कंपनी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, in 1878, the Armed Act passed by the British government. According to this act, no Indian could possess weapons without a valid license. However, the Europeans and Anglo-Indians were allowed to keep arms without a license. This caused resentment among the Indians। देखो भाई, ये हुआ था कि भाई जो इंडियंस थे उनमें आर्म्स एक्ट लग गया कि भाई तुम किसी भी लाइसेंस में तुम कट्टा तुम भाई, देखो इंडियंस होता है ना, उनके ऊपर एक एक्ट लग गया था। ठीक है, तुम भाई किसी भी लाइसेंस के बिना कोई भी मतलब वो आर्म्स या वेपन्स नहीं रख सकते हो अपने पास। ठीक है, और बाकी जो यूरोपियंस और एंग्लो भाई उनको पास कोई लाइसेंस नहीं, भाई रखो, तुम्हें बंदूक रखनी जो रखना है रखो, किसी को उड़ाना उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, उड़ाना है भाई तो जेल हो जाएगी, बट स्टिल दे कैन कीप द वेपन्स। उनके ऊपर कोई एक्ट वैक्ट या कोई पॉलिसी नहीं लगेगी। ठीक है, the maximum age limit for applying for the Indian civil service exam was reduced from 21 years to 19 years, making it difficult for Indians to compete in the exam। भाई देखो जो मैक्सिमम एज लिमिट थी ना भाई, 21 साल की एज में जो बंदे के अंदर थोड़ा लाइक बहुत सारी नॉलेज है, वो आराम से इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, मगर भाई उसके बाद क्या हुआ, उनकी एज ही कम कर देगी 19। भाई 19 में भाई बंदा क्या, वह तो अपनी पहले वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो भाई इतनी जल्दी कैसे प्रिपरेशन करेगा इंडियन सिविल सर्विस की, तो इसकी वजह से भी और काफी दिक्कत हुई इंडियंस को। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भाई देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, तुम हमारे यहाँ से सामान लेके जा रहे हो, इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज डाल रहे हो उसमें, और तुम भाई ब्रिटिश सामान ला रहे हो, हमको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भाई, तो इंडियन का इंटरेस्ट खत्म ही कर रहा है ना। ठीक है, ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मास्टर वर्कशॉप क्लारिफाई से। ठीक है, मास्टर वर्कशॉप क्लारिफाई बेसिकली क्या है, इसमें उन्होंने तुम्हारे 3 सेशन लेने वाले टोटल। ठीक है, पहला सेशन तुम्हारा होगा हमारे एक मेंटोर से, दूसरा सेशन होगा तुम्हारा मेरा हर्ष भैया और आयुष भैया के साथ। ठीक है,
और तीसरा सेशन तुम्हारा जो होगा वो होगा साक्षात तुम्हारा पढ़ने के साथ। बेसिकली सेशन में तो हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग तुम्हारी 2 दिन तुम्हारे पहले बात करेंगे, तुम्हारी दिक्कतें समझेंगे, तुम्हें एकदम बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल वेज प्रोवाइड करेंगे, तुम लोग कैसे उन दिक्कतों को सुलझा सकते हो। हमारी क्लास 10 से रिलेटेड पढ़ाई नहीं हो रही, टाइम टेबल जो भी दिक्कत है तुम्हारी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। और थर्ड डे पे तुम्हें प्रणय पे से तुम बात करो, वो तुम्हें और इनमें एक फाइनल सोल्यूशन देंगे, प्लस वो तुम्हें क्या कहते हैं रिपोर्ट देंगे, तुम्हारी पर्सनलाइज रिपोर्ट देंगे तुम्हारे पे, ठीक है। और उस रिपोर्ट में तुम्हारे लिटरली साफ साफ लिखा होगा तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनेगी तुम्हारी क्लास 10 की बोर्ड्स रिलेटेड। तुमसे हम लोग एक फॉर्म भी भरेंगे जिसमें तुम्हारी सारी दिक्कतें मेंशन होंगी, तुम पे फिल करोगे कि हाँ मेरा इतना सिलेबस हो गया, इतना रिवीजन हो गया, तो उस हिसाब से तुम्हारी एक पर्सनलाइज रिपोर्ट बनकर तुम्हें मिलेगी, ठीक है। प्लस इसमें तुम्हें 800 वर्ड रुपीज की ई बुक फ्री मिलने वाली है, प्लस तुम्हें जिसमें जावा फाउंडेशन कोर्स फ्री मिलने वाला है, जिसमें भाई जावा की एकदम बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें एक फ्री प्रिपरेशन ट्रैकर मिलने वाला है, वो बहुत तगड़ा ट्रैकर है, मेरी टीम और मैंने मिलकर खुद ही बनाया वो ट्रैकर, ठीक है, और काफी तगड़ा ट्रैकर, तुम लोगों को उसको यूज करने में काफी मजा आएगा। एंड इसकी प्राइसिंग इज जस्ट 91 रुपीज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 50 सीट्स है, इनरोल करा लो। मिलते हो सेशन में, तुम लोग से काफी मजा आने वाला है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देखते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या था। द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स व्हिच बिगन इन द 19th century also instilled the feeling of nationalism among Indians. The introduction of Western education made the educated Indian realize the need to reform society. As a result, the social religious reform movement started in India. ठीक है, देखो जो वेस्टर्न एजुकेशन आया था एजुकेटेड इंडियंस के भी, उनको उससे रियलाइज होगा कि सोसाइटी में ना चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके ऐसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए तुम्हारे, ठीक है। द एबोलिशन ऑफ सती एंड द विडो रीमैरिज एक्ट वर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास ड्यूरिंग दिस पीरियड. Efforts were also made by educated and enlightened Indians to reduce caste inequalities and to end the dowry system, फर्दर सिस्टम, फीमेल इनफेरिटी एंड चाइल्ड मैरिज। देखो भाई यही हुआ था, बताया था ना पहले वाली वीडियो फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस में कि सोशल कॉजेस क्या थे। तो उसमें यही हुआ था कि भाई इन्होंने ना सती वाली सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया था, वीडियो रिमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। भाई जो अनपढ़ इंडियंस थे, जिनको भाई वो लाइक एकदम कट्टर दिमाग वाले थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले, भाई उनके लिए तो ये चीज वो थी कि भाई ये लोग क्यों हमारी सारी चीज हटा रहे, ठीक है। लेकिन जो एजुकेटेड इंडियंस थे और जो यूनाइटेड इंडियंस थे, भाई वो लोग इनकी सपोर्ट में थे कि भाई चलो ठीक है, ये चीज ये लोग अच्छी करें, नहीं काफी और चीजें, भाई देखो दहेज का सिस्टम खत्म करा, पर्दा सिस्टम खत्म करा, चाइल्ड मैरिज खत्म करा, ठीक है। तो ये चीज ये लोग अच्छी कर रहे थे, ठीक है। राजा राममोहन रॉय वाज अ ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ये आपका नाम सुना होगा आपने, राजा राममोहन रॉय का। ही एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन and it was largely due to his efforts that the practice of sati was declared illegal. Jyotirao Phule challenged the caste system and advocated the education of लोअर कास्ट गर्ल। देखो भाई राजा राम मोहन रॉय ने ना फीमेल के एजुकेशन को काफी ज्यादा वो करा, एडवोकेट करा, ठीक है। उनके एफर्ट्स के चक्कर में ही आज सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर करा गया। और ज्योतिराव फूले ने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफी ज्यादा वो करे थे, रिवोल्ट, ठीक है। उन्होंने भी लोअर कास्ट गर्ल्स के एजुकेशन को एडवोकेट करा, ठीक है। ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है, स्लाइड पढ़ना तो इस वाले पॉइंट को लिखाना पेपर में, ठीक है। The reformers criticized untouchability and caste system. They urged the people of every caste and class to work together to achieve the independence of the nation. देखो भाई सबने कहा रिफॉर्मर की भाई ये कहते हैं धर्म पे भेदभाव मत करो, छूछात मत करो, ठीक है, सब लोग मिलकर लड़ो तभी इंडिया फ्री हो पाएगा। तो ये चीज भी अच्छी हुई थी। Many reformers such as Swami Dayanand and Swami Vivekananda proclaimed the superiority of Indian culture and protested against the domination of the British in India. उन्होंने प्रोटेस्ट करा था कि भाई ब्रिटिश का जो डोमिनेशन है उसको हटाओ यहाँ इंडिया से, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती रेज द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है। ये एक स्लोगन था बहुत बढ़िया सा, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ठीक है। कि इन्होंने लाइक सुपरियरिटी ऑफ इंडिया कल्चर को लाइक डोमिनेट करा था, एंड किसने भाई लोगों इंडियंस को बोला कि भाई अब इंडियंस को ही इंडिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। These reform movements highlighted the importance of movement by encouraging them to participate in the national movement. भाई यही सब जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इस वजह से जो मूवमेंट्स थी उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा। Now let's move next. रूल ऑफ द प्रेस। भाई प्रेस का क्या रोल था, ये जितने भी नेशनल वाले मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है। Many newspapers and magazines started in the latter half of the 19th century. Some of them were Amrit Bazar Patrika, The Bengali, The Tribune, The Pioneer, and The Truth and The Hindu. भाई देखो काफी सारी जो ना न्यूज़पेपर थे वो latter half of the 19th century में स्टार्ट होते, ठीक है। It was to the press that the message of liberty, freedom, equality and home rule and independence spread among the people. भाई देखो इन प्रेस के चक्कर में, न्यूज़पेपर चक्कर में इंडियंस के बीच में जो एकता इतना जो आई थी ना, नेशनलिज्म की फीलिंग भाई जागरूक होना स्टार्ट हुई थी न्यूज़पेपर से ही, ठीक है। These newspapers criticized the unjust policies of the British and exposed the true nature of British rule in India. It encouraged various communities and groups to organize political movements in the country. भाई देखो मेन ये हुआ था कि जो न्यूज़पेपर्स है ना, उन्होंने ब्रिटिश की असली सच्चाई दिखाई लोगों को, उनके लाइक दिखाया कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, बस ऐसे तुमको दिख रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। उसी चक्कर में भाई इंडियंस धीरे धीरे यूनाइट होना स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हुई थी भाई धीरे धीरे, तभी वो ब्रिटिश के अंदर जाना उन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन की कैसी ग्रोथ हुई थी देखते हैं। Many political associations and organizations sprang up in the 19th century. The first association to be started was the Landholders Society in Kolkata in 1838. Many associations such as the Bengal British Indian Society, British Indian Association, and East Indian Association started in India, ठीक है। तो देखो भाई काफी सारे एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी 1838 के अराउंड, ठीक है। उसमें से एक थी लैंड होल्डर सोसाइटी थी, और भी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो था, इट वाज फाउंडेड इन लंदन इन 1866 इन दादाभाई नौरोजी। इट वॉइस द ग्रीवियंस ऑफ द इंडियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स। तो रेमेडियल मेजर्स उन्होंने प्रोवाइड करे थे 1866 में, ठीक है। ओके, तो द इंडियन एसोसिएशन देखते हैं क्या क्या कर रहा था, ठीक है।
The Indian Association was headed by Subhendranath Banerjee, lawyers, professionals, educated middle class Indians were its member. देखो सुबेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसको हेड करा था, ठीक है। उसमें लॉयर्स, प्रोफेशनल, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास इंडियंस थे वो इसके मेंबर्स थे, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। देखो कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिला के इंडियन लोग का इंटीग्रेशन करते, मतलब बातचीत कराते और यूनिटी कराते, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड हार्मनी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो प्रमोट करा, ठीक है। टू इंश्योर मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन मूवमेंट्स, लोगों का मास पार्टिसिपेशन जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें लोग ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें उसका उन्होंने इंश्योरमेंट किया, ठीक है। The association agitated against the Vernacular Press Act and opposed the lowering of the age limit for appearing for the Indian Civil Service examination. It also took up the cause of Indian workers working on the British-owned plantations. Okay, तो ये हुआ था कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना उसके खिलाफ भी इन्होंने अपोज करा, एंड जो एज लिमिट जो इन्होंने कम कर दी थी इंडियन सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उसको भी इन्होंने अपोज करी, भाई उसको वापस से बढ़ा दो, ठीक है। और जो इंडियन वर्कर जो ब्रिटिश ओन प्लांटेशन पे काम करते हैं जिनकी सैलरीज लो थी उसके खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट करा, ठीक है। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या था भाई, इट वाज फाउंडेड इन 1883 एट कोलकाता। Its first meeting was convened by Subednath Banerjee. It offered a model for the Indian National Congress which was formed 2 years later। देखो भाई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो फाउंड करी गई थी इन कोलकाता इन 1883, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कराई गई थी सुबेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा, ठीक है। और उसमें एक मॉडल प्रपोज करा गया था जो कि था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 2 साल बाद फॉर्म हुआ था। चलो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। Many leaders such as Subednath Banerjee, Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, and Justice Ranade were looking forward to establish an all-India organization. At this time, A.O. Hume, a retired civil servant, wanted to set up an organization forum for the government to draw the attention of the government towards its drawbacks. He did this to avoid the outbreak of any revolt similar to the magnitude of revolt of 1857. देखो सुबेंद्र बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस राणे एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए देख ही रहते कि भाई कुछ सेटअप करने, इससे लोग इंडियंस के बीच में यूनिटी आई काफी ज्यादा, ठीक है। और एट दिस टाइम एओ ह्यूम करके एक बंदा था, ठीक है, वो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसको ना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना था जो कि अटेंशन ड्रॉ करेगा गवर्नमेंट का, ठीक है, उस चार युद्ध के ड्रॉबैक के खिलाफ, ठीक है। एंड he did this to avoid the outbreak of any revolt similar to the magnitude of the revolt of 57, ठीक है। उसने ये इसलिए करा ताकि जो भी रिवोल्ट है ना उसकी जैसा कोई रिवोल्ट ना हो 1857 जैसा, ठीक है। तो उसने ये चीज सेटअप करना चाह रही थी, ठीक है। The INC was thus founded by A.O. Hume in 1885 in consultation with the other Indian leaders. Its first meeting was supposed to be held at Pune, but as plague broke out in the city, the venue was shifted to Mumbai. देखो ये हुआ था कि A.O. Hume ने ना 85 में कंसल्टेशन करा था बाकी इंडियन लीडर्स के साथ, ठीक है। और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग वो पुणे में हुई थी, ये याद करने पॉइंट, ठीक है। बट ये हुआ था जो सिटी में उसमें प्लेग आ गया, बीमारी आ गई थी, तो जो वेन्यू था उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी टू कीप द गवर्नमेंट इन्फॉर्म ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। तो लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी की जो आईएनसी था उसके सपोर्ट करा ताकि जो गवर्नमेंट है ना उनको ये पता है कि भाई लोग क्या सोचते हैं, कोई रिवोल्ट होने वाला है, ठीक है। और क्या कहते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वाज हेल्ड इन दिसंबर 1885 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बनर्जी। ए डिमांड्स इन द अर्ली ईयर्स, बट इसके देखो डिमांड्स कर लेते हैं। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना वो डब्ल्यू सी बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, तो इसकी डिमांड्स देख लेते क्या था, ठीक है। टू डेवलप एंड कॉन्सिडर द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास एंड रीजन। देखो भाई सबकी बात सुननी थी उनको बजाय किसी भेदभाव के, कास्ट, क्लास, रिलीजन के भेदभाव के सिवा, ठीक है। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव बॉडीज में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को देखना था हमें, ठीक है। टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस व्हिच हैड नो पॉलिटिकल बॉडी, टू अपॉइंट इंडियन और हायर पोजीशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टू होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड जस्ट नॉट इन लंडन। तो ये सब पॉइंट, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लंदन में एग्जाम नहीं होल्ड करना, इंडिया में भी होल्ड करो। तो ये सब जो पांचों पॉइंट याद करना ये पूछ सकती है क्योंकि अर्ली डिमांड्स क्या थी। एंड ये तुम्हें स्लाइड्स टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करना है, वहां पे पूरी स्लाइड्स भेज दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। The first session of INC was attended by 72 delegates from all over India, because 72 delegates ने all over India attend करा था INC का first session, ठीक है। It included known personalities such as दादाभाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, एंड ये सारी पर्सनालिटीज के नाम पढ़ लेना, ठीक है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ नाम इंपॉर्टेंट है वो उनको पढ़ लेना, लेकिन ऐसे सच कोई नाम पूछेगा नहीं ज्यादा, ठीक है। The second session of the INC was held at Kolkata. An important development took place in the Congress held in 1907 under the presidency of Rushbury Ghose. The Congress was split into moderates and extremists. These two wings of the Congress were united in Lucknow. Session held in 1916. देखो ये हुआ था कि जो 1907 में जो भी कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस थी ना उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स को, ठीक है। और ये दोनों जो विंग थी ना ये लखनऊ में यूनाइटेड थी, जो सेशन हेल्ड हुआ था 1960 में, ठीक है। और उसमें जो फाउंडर एओम की फोटो लगी, ठीक है, और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट की फोटो लगी, ठीक है। वो हम लोग वीडियो के एंड पे आ चुके, देखा ऐसे छोटे छोटे चैप्टर सारे एससीजी के 15-15 20 मिनट में सारे चैप्टर लिपट जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लर्निंग कैपेसिटी अच्छी, सीधे सीधे इनको रट लो। मैं देखो रटो, अगर तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना है अपना एससीजी में, तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस ये तुम्हारा लास्ट में पढ़ रहे हो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स स्लाइड्स में स्लाइड्स को पढ़ डालो अच्छे से, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में वहां से स्लाइड डाउनलोड करो, पढ़ लो आराम से, ठीक है। और भी तुम्हें मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ वो भी बताना, मैं तुम्हें वो भी कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक दी तो कमेंट में लिखो जाके अभी कभी #WTF अर्शित, मैं समझ जाऊँ तुमने वीडियो आखिर तक देखी है और तुम लोगों को मजा आया, तो वो भी बताना क्या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वीडियो में, क्या क्या तुम लोगों को नई नई चीजें देखनी है ऐसी चीजें, ठीक है।
नेक्स्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी एससी रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी आने वाली है एंड कल ही एक वीडियो ड्रॉप होने वाली है, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन हसल आर्ट, सी के ओपी, बाय बाय।